जय हिंद। आज हम कक्षा 7 के विषय विज्ञान के अध्याय 5 करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये कक्षा 7 का जो विज्ञान का जो चैप्टर 5 नंबर उसमें बोल रहा है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। तो इसी को हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। इसी को हमको पढ़ना है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन और होता है भौतिक परिवर्तन। इसको दोनों को हमको देखना है। तो ये जो बोल रहा है इसमें रासायनिक परिवर्तन, इसके परिवर्तन बताए दो प्रकार के। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन में वो होता है जो मतलब जो अभिक्रिया होने के बाद वो पुनः मूल स्थान को प्राप्त कर सकता है, मूल उत्पाद को प्राप्त कर सकता है। जैसे देखिए, जैसे पानी से पहले क्या होता है? पानी से बर्फ बना, और फिर क्या होता है? पानी से बर्फ बना, और बर्फ से फिर पानी बन जाता है। तो ये मूल उत्पाद बन जाता है फिर से। जैसे पानी से बर्फ और बर्फ से पानी, तो ये अगर प्राप्त हो जाता है फिर से, ये परिवर्तन के बाद जो पुनः मूल अवस्था को प्राप्त कर सकता है उसको बोलता है भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन उसको बोला जाता है जो परावर्तन मतलब होने के बाद पुनः वो मूल रूप को पा नहीं सकता है, मतलब मूल रूप में आ नहीं सकता। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन, अगर पचन भोजन, जैसे भोजन क्या होता है? भोजन पचने के बाद डाइजेस्टिंग के बाद जो मल बचता है वो पुनः मल से क्या होता है? भोजन प्राप्त नहीं किया, तो यह क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी बारे में पढ़ना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये पिछली कक्षा में पदार्थ के बारे में जाना है। मतलब पदार्थ किसको बोला जाता है? ये पदार्थ उसको बोला जाता है जो स्थान ग्रहण करता है, इसका आकार और आयतन सभी हो, इसमें वजन हो, उसको क्या बोलता है? पदार्थ बोला जाता है। अपने दूध से दही बनते, खट्टे होते, रबड़ बैंड को खींचते इत्यादि को देखा होगा। क्या ये सभी एक ही प्रकार का परिवर्तन है? इसको देखेंगे। आप देखा होगा कि खुरपी, कुल्हाड़ी, चाकू, चिमटा आदि हवा में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। क्या होता है? जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का कील, तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें भी जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है। जंग उस पदार्थ लोहे से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। देखिए, क्या आप कुछ ऐसे और परिवर्तन बता सकते हैं जिनमें नए पदार्थ बनते हैं? जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। सॉल्यूशन क्या है? ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। जब विलयन में ये लोहे को कील को रखा जाता है तो इसका क्या होता है? ये कील भूरे रंग का जमा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? ये रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसीलिए इसका आकार इसका रंग जो होता है बदल जाता है। ठीक, लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग परिवर्तित होता है। इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? इसमें हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ क्रियाकलाप में बोल रहा है, इससे बड़ा क्रियाकलाप बीकर में, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रियाकलाप करना ये शिक्षक की सहायता से कीजिएगा। क्या करना हमको? बीकर या चौड़े मुंह की कांच की बोतल में 50 मिली पानी लीजिए। उसमें आधा चम्मच नीला तोता को क्या बोला जाता है? कॉपर सल्फेट घोल लीजिए। ठीक, इस विलयन में 1 मिली तनु गंधक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है। ये इसमें क्या करें? सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए, आपको नीले रंग की विलयन मिलेगा। इसमें मिलने की अभिक्रिया के बाद क्या हो जाएगा? नीले रंग का विलयन मिलेगा। इस विलयन से परखनली या कांच की छोटी बोतल में थोड़ा सा नमूना लीजिए। शेष विलयन में लोहे की कील, कालपिन या उपयोग किए जाए चुके ब्लेड का टुकड़ा डालकर कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। इस विलयन से
इस विलयन से लिए गए नमूने से मूल विलयन के रंग की तुलना कीजिए। मतलब मूल विलयन जो था इस और बनने के बाद जो विलयन उससे तुलना करने के लिए बोल रहा है। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखा? क्या विलयन में डाले गए कील, कलपिन या ब्लेड के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस परिवर्तन में कौन सा नया पदार्थ बना? क्या विलयन का रंग बदलने और उनमें रखी कील पर असर का आपस से कोई संबंध हो सकता है? तो इसको देखते हैं। आपको विलयन में रंग जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वह कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होता है। विलयन में रंग परिवर्तन हो जाना कॉपर सल्फेट की जगह एक नए पदार्थ बनने के कारण होता है। मतलब क्या होता है, उसका जो विलयन रंग में जब परिवर्तन हो जाता है कॉपर सल्फेट का एक नए पदार्थ बनने के कारण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए अभिक्रिया कराया गया है, ये देखिए ये क्या है यहाँ पे, ये देखिए ये अभिकारक है और इधर से जो अभिक्रिया करने के बाद जो होता है इसको बोलते हैं प्रतिफल। ये सब प्रतिफल है। तो कॉपर सल्फेट को नीला धोता बोला जाता है। कॉपर सल्फेट को आयरन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो हरा आयरन सल्फेट का विलयन और कॉपर प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है, इसमें नया पदार्थ जो क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है कॉपर सल्फेट। क्या बनता है, कॉपर सल्फेट। और ये अभिक्रिया होने के बाद हरा होता आयरन, इसको बोलता है आयरन सल्फेट का विलयन। और ये क्या बनता है, भूरा निरपेक्ष ये बच जाता है। तो यही इसी कारण उसका जो है आकार मतलब रंग में परिवर्तन हो जाता है। विलयन का रंग परिवर्तन हो जाना कॉपर सल्फेट की जगह एक नए पदार्थ का बनना, तो यही बन जाता है। हम रासायनिक समीकरण इसे हम रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। यह अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया को क्या बोलता है, रासायनिक समीकरण। यह गणितीय समीकरण से अलग है। क्या है ये, गणितीय समीकरण से अलग है। इसमें तीर का अर्थ बनना या होना है। मतलब तीर के मतलब यहाँ पे जो तीर दिख रहा है, ये तीर ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बना उसको ये दिखा रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये क्रियाकलाप है। देखिए ये अभिक्रिया हमको पढ़ना है। ये देखिए इसमें चूने के पानी में से गैस को प्रवाहित करने की व्यवस्था, ये क्या है, क्रियाकलाप में बता रहे हैं। चित्र में दिखाए गए तरीकों से खाली रिफिल को साइकिल के बाल्ब या ट्यूब रबड़ की नली से जोड़कर इस प्रकार सजाइए कि रिलीफ का खुला सिरा शीशे या परखनली में लगे रबड़ में ढक्कन में से आर पार होकर शीशी या परखनली के अंदर खुले। मतलब इसमें लगाया है और इसमें इसका परखनली के शीशे के अंदर खुले। ठीक, शीशे में एक चुटकी भर खाने का सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहा है और नींबू का रस डालिए। नींबू का रस इतना डालिए कि खाने का सोडा उसमें डूब जाए। क्या था, मतलब इतना डालना है खाने का सोडा उसमें डूब जाए। शीशी का मुंह पर रिफिल वाला रबड़ का ढक्कन कसकर लगा दीजिए। अब देखिए क्या होता है अभिक्रिया करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है अब आप नींबू के रस की जगह सिरका का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि विटामिन सी रहता है, दोनों में खट्टा रहता है। क्या खाने के सोडे एवं नींबू के रस आपस में कोई क्रिया हो रहा है? शीशे में हो रही क्रिया को ध्यान से देखिए और बताइए कि शीशे में कौन सी गैस बन रही है। आपको जवाब प्रमाण भी दीजिए। देखिए अब क्या कौन सा गैस बन रहा है। देखिए यहाँ पे खाने का सोडा दिया था, सोडियम बाइकार्बोनेट बताइए, और नींबू का रस दिया था। इसमें सिरका का भी ले सकते हैं। अब देखिए यह अभिकारक है। अभिक्रिया करने के बाद ये तीर का निशान अभिक्रिया करने के बाद कौन सा गैस बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ बन रहा है। मतलब क्या रहा है उसमें उत्पाद क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और अन्य उत्पाद, ये बताना चाह रहा था। ठीक, अभी कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया
निम्न प्रकार से होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ अभिक्रिया के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और जल कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के रूप में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है, यही बता रहे हैं। जिससे चूने का पानी क्या आता है, जिससे चूने का पानी क्या होता है, दूधिया हो जाता है। चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, मतलब वाइट हो जाता है। चूने के पानी दूधिया हो जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पाद करता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बताया चूने के पानी तैयार करने की विधि। चूने के पानी बनाने के लिए शीशी या बर्तन में चूने के कुछ मात्रा में पानी घोलिए। संभव हो तो अशुद्ध जल उसको बोला जाता है जो पूरा शुद्ध होता है। इसे पानी सब डॉक्टर सब यूज करता है, उसी को अशुद्ध जल बोला जाता है जो पानी चढ़ा जाता है। विलयन में बनाइए। विलयन में को भली भांति हिलाकर कुछ देर रख दीजिए। अब शीशी के ऊपरी भाग में द्रव को किसी बर्तन से निथार या छन्ना पत्र से छान लीजिए। इस द्रव में चूने का पानी होगा। देखिए, अगर कोई वाटर है, जैसे ये गिलास है, गिलास में क्या करना है, चूना को रख देना है पानी में। उसके बाद जब उसमें घुल जाता है तो क्या करना है, उसको छन्ना पर से छान लीजिए। उसमें क्या होगा, जो चूने का पानी रहेगा वो निकल जाएगा, उसका जो पदार्थ रहेगा वो नीचे बैठा रह जाएगा। इसी तरह दूधिया रंग मतलब चूने के घोल तैयार किया जा सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट हमको पढ़ना ये कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी। क्या है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कैसा खोजो उसके बारे में जानेंगे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किसको CO2 गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। क्या है, गैस है जो हमारे जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या होता है, इसको आवश्यकता होता है। जैसे प्लांट सब क्या करता है, प्लांट सब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हम सब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट सब ऑक्सीजन छोड़ता है और हम सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तब पौधा लेता है और पौधा फिर ऑक्सीजन छोड़ता है और हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पौधा नहीं रहेगा तो हम सब भी नहीं रहेंगे। इतनी महत्वपूर्ण गैस प्राप्त कैसे, इसका पता कैसे चला उसके बारे में जानेंगे। क्या पहले इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मान लिया गया अथवा कुछ क्रमबद्ध अध्ययन का एवं प्रयोग से निष्कर्ष के आधार पर यह बताया सत्यापित हुआ कि उक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कैसे पता चला कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये पहले से जानता था, इसके बारे में जाने। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की दिशा पहला महत्वपूर्ण हैमिल्टन ने किसने किया था, जॉन हैमिल्टन ने, हेलमोंट क्या नाम था उसका, हेलमोंट था, ने 1630 में किया। हेलमोंट ने एक बंद पात्र में चारकोल को जलाया। क्या किया, चारकोल को जलाया तो उन्होंने पाया कि जलने के बाद बची राख का द्रव्यमान चारकोल के वास्तविक द्रव्यमान से काफ़ी कम था। मतलब क्या किया, जब उसका जलने के बाद जो पता किया उसमें क्या था, उसमें मात्रा में कम था। इस आधार पर उन्हें निष्कर्ष निकाला कि चारकोल का द्रव्यमान कमी हुई, यह अदृश्य पदार्थ में परिवर्तित हो गई, जिन्हें गैस का नाम दिया। मतलब जलने के बाद उसमें जो कमी आया उसमें अदृश्य पदार्थ मतलब नाम दिया। यह सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन को फर्मेंटेशन मतलब छोटा छोटा जीव किण्वन बनाया था। जैसे कोई भी जीव जब मतलब उसको अपघटन का कार्य करता है, उसमें किण्वन से ही शराब सब बनाया जाता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही। कुछ अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे श्वसन में भी इस गैस के बनने का पहचान मिला है। मतलब वो जलने पर उस जलाकर जो पता किया कार्बन डाइऑक्साइड का जो कुछ अदृश्य पदार्थ बचा, उससे नहीं और भी मतलब उस पर रिसर्च किया। जैसे 1756 में जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों को ज़्यादा विस्तृत अध्ययन करने का कोशिश किया। उन्होंने पाया कि चूने के पत्थर को गर्म करने अथवा अम्ल से क्रिया करने पर एक
गैस मुक्त होती हैं, जिसे ब्लैक ने फिक्स्ड एयर कहा। क्या कहा? मतलब जलने की क्रिया के अम्लों से क्रिया करने के बाद एक गैस मुक्त होता है, जिसे ब्लैक ने फिक्स्ड एयर कहा। उन्होंने पाया कि फिक्स्ड एयर वायु की अपेक्षा अधिक भारी होती हैं तथा ये ज्वलन अथवा जीवन में मदद नहीं करती है, मतलब मदद नहीं करते। उन्होंने तब चूने के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया, तो चूने का जलीय विलयन दुधिया हो गया। इससे भी पता चल गया कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण इस आधार पर जोसेफ ब्लैक ने बताया कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इससे भी पता चल गया कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होता है गैस। तो इससे हमें पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस का खोज हुआ। एक और गैस ऑक्सीजन, इसका भी पता करें। इसका खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। अब इसके बारे में जानेंगे। क्रियाकलाप 3 को पढ़ना है। देखिए, एक परखनली या शीशी को पानी से पूरा भरिए और उनका मुंह अंगूठे से बंद करके उल्टा कर दीजिए। परखनली को इसी प्रकार उल्टा पकड़े हुए पानी से भरे बर्तन में खड़ा करके अपना अंगूठा हटा लीजिए। अंगूठा हटाने पर परखनली का पानी गिरना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा पकड़ना है। अब परखनली या गर्दन, मतलब इसका परखनली यहाँ पर जो है गर्दन वाली शीशी के लगभग 2 से 3 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट लीजिए, जिसे चित्रानुसार उपकरण को व्यवस्थित कीजिए। मतलब यहाँ पे दिया, परखनली शीशी को शीशी से पकड़कर खूब गर्म कीजिए। शीशी में लिए गए पोटेशियम परमैंगनेट का क्या हो रहा है? पानी से भरी शीशी में कोई गैस जमा हो रही है, जरूर जमा हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जमा कैसे हो रही है, कैसे बताइए? देखिए, शीशी में गैस भरकर अच्छी तरह से पानी के अंदर ही ढक्कन डाल देते हैं, फिर उसे रखते हैं। देखिए, अब एक सुलगती अगरबत्ती को गैस से भरी शीशी में डालिए। क्या होगा? अब देखिए, क्या अगरबत्ती को जलने में शीशी की गैस खर्च हो जाती है? क्या गैस पहले से ही थी या नया पदार्थ बना? तो नहीं, ये पहले से नहीं था, ये नया पदार्थ बना। देखिए, अब बताते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट जो उसमें था, उसको गर्म करने पर तो क्या हो गया, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ उसमें क्या हुआ, उसमें जमा होने लगा। क्या होने लगा? उसमें जमा होने लगा ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ। इसमें क्या रखा था? पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म कर रहा था इसमें, तो क्या हो रहा था, इसमें गैस जो हो रहा था यहाँ पे जमा हो रहा था। ये बताना चाह रहा था कि इसमें कौन सा गैस जमा हो रहा है, ये ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ इसमें जमा हो रहा है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का तो आप पता लगा लिए कि उसमें क्या हो रहा था, उसमें जलने पर उसमें कमी आ रहा था। उससे पता चल गया कि उस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ऑक्सीजन का बताएं, ऑक्सीजन का खोज कैसे हुआ? मतलब 1771 में प्रिस्टले, क्या उसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने मोमबत्ती को जार से ढककर रख दिया गया, जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है। इसमें क्या कर रहा है, इसको बता देते हैं। इसमें क्या किया, मोमबत्ती को पहले ये मोमबत्ती लिया, उसको जार से इसमें ढक दिया। उसके बाद वो देखा कि ये मोमबत्ती जो है ये कुछ देर जलने के बाद जल्दी ही बुझ जाता था। फिर इसमें क्या किया, इसमें प्लांट लगा दिया, पौधा लगा दिया, उसके बाद इसको ढक दिया, तो इससे थोड़ा देर जला। तो इससे पता चल गया कि जलने के लिए कुछ ऐसा भी पदार्थ है जो जलने में सहायता करता है। तो इसमें अब इसको पता चल गया कि ये ऑक्सीजन ऐसा पदार्थ है जो उसको जलने से क्या हो रहा है, जलने में सहायता कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, पौधा क्या करता है, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। जब ऑक्सीजन रिलीज करता है तो कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, वो जलने लगता है। ऐसे ही ऑक्सीजन का खोज हुआ। तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ऑक्सीजन की खोज क्या किया, इसमें प्रिस्टले के द्वारा पुदीने का प्रयोग, मतलब ये पुदीने का प्लांट था ये, तो इससे ऑक्सीजन का खोज हुआ था। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, यहाँ पे प्रिस्टले ने निष्कर्ष निकाला कि पुदीने ने हवा
को फिर से शुद्ध किया और हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती को जलने से ऑक्सीजन खर्च हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। यहाँ पे पुदीने की टहनी से इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन पैदा की, इसलिए मोमबत्ती फिर से जल सका। फ्रांस के एंटोन लेवाइजे ने भी इस प्रिस्टले से सुना था कि कैसे उन्होंने हवा से ऑक्सीजन को अलग की और ऑक्सीजन के गुण क्या हैं। लेवाइजे ने ही स्वतंत्र रूप से प्रिस्टले के प्रयोग की पुष्टि की, मतलब प्रिस्टले जो करा था वो सही था। इसके कुछ समय बाद पता चला कि पानी का एक अवयव ऑक्सीजन भी है, इसीलिए और हाइड्रोजन को हवा या ऑक्सीजन में जलने पर ही पानी प्राप्त होता है। तो क्या होता है, पानी का अवयव एक क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, मतलब दोनों से मिलकर क्या बनाए, पानी बनाए। इसको बोलते हैं H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर ही बनाए पानी। ठीक, तो ये था इसका कहानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का खोज कैसे हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, पदार्थों का संकेत क्या है, मतलब पदार्थ का नाम और संकेत की कहानी, मतलब उसका संकेत कैसे दिया था उसके बारे में। जैसे देखिए इसमें, वैसे तो पदार्थों का नामकरण संकेत की कहानी बहुत लंबी और रोचक है। आगे की कक्षाओं में पूरी तरह से जानेंगे कि वैज्ञानिक यह हमेशा मानते हैं कि कुछ प्रकार के तत्वों में जैसे तत्व होते हैं जो बाकी सब पदार्थ इन तत्वों के मेल से ही बने होते हैं। जैसे देखिए संकेत में बोलता है, जैसे देखिए क्या बोलता है, कॉपर को तांबा बोलता है, और Cu को कॉपर बोलता है, C से होता है कार्बन, और H से होता है हाइड्रोजन, Ag से होता है चांदी होता है, Au से सोना होता है। ये संकेत मतलब कैसे उसी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कार्बन ये सब बता रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये संकेत, तो इसी को बोलता है उसका कहानी, मतलब कैसे हुआ था उसको बताना चाह रहा है। अब देखिए क्रियाकलाप अब 3 तक पढ़ रहे हैं, अब लास्ट क्रियाकलाप 4 पढ़ते। देखिए पूर्व की तरह कॉपर सल्फेट तूतिया का विलयन चूने के पानी तैयार कीजिए। अब दोनों विलयन को एक परख नली में लेकर अच्छी तरह से मिलाइए। परख नली को थोड़ी समय के लिए स्थिर रख दीजिए। क्या परख नली में कोई ठोस पदार्थ जमा हो रहा है? देखिए क्या दोनों विलयन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ के रूप में ठोस प्राप्त हो रहा है? जब दो विलयन को आपस में मिलाते हैं तो अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में नए पदार्थ बनते हैं। इस ठोस पदार्थ को अपक्षेप कहा जाता है। क्या होता है, जब नए पदार्थ उसको अपक्षेप बनाता है, इस प्रक्रिया को अपक्षेपण कहते हैं। देखिए अब पुनः इस परख नली को गर्म कीजिए। क्या अपक्षेप के रंग में कोई परिवर्तन होता है? अपक्षेप का अधिकांश भाग काले क्यों हो जाता है? अब इसको जानना है। ये गर्म करने पर अपक्षेप की उपस्थिति में कॉपर हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है, गर्म करने पर जो अपक्षेप होता है उसकी उपस्थिति में कॉपर हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जिसका रंग काला होता है। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, जैसे यहाँ पर अभिक्रिया करें, कॉपर सल्फेट चूने की पानी तूतिया विलयन होता है। देखिए कॉपर सल्फेट उसको बोला जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या होता है, ये बुझा हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोला जाता है। इसको कॉपर सल्फेट को नीला तोता बोला जाता है। देखिए जब अभिक्रिया करता है उजला अपक्षेप कॉपर हाइड्रोक्साइड और हल्का नीला अपक्षेप बनता है, मतलब ये अभिक्रिया करने कॉपर हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट बनता है। देखिए अब उसके बाद देखिए कॉपर हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करता है तो कॉपर ऑक्साइड और जल बनता है। यही ये बताना चाह रहा था। तो ये चौथा हमारा अभी क्रियाकलाप जान गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब 4 क्रियाकलाप पढ़ ले, उसको हम फिर से एक बार ध्यान देते हैं। जैसे देखिए आपने देखा कि प्रत्येक में एक या अधिक पदार्थ बने थे। ठीक, क्रियाकलाप 1 में कॉपर सल्फेट लोहे के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। एक में ये हुआ था। अब देखिए ये दोनों नए पदार्थ है, मतलब अभिक्रिया करने के बाद जो कॉपर सल्फेट बने थे
क्या बना था? अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट बने थे। कॉपर सल्फेट लोहे की कील को निष्पेषित करता है, इसीलिए उसका आकार भूरा, रंग भूरा जाता था। क्रियाकलाप 2 में क्या कर, नींबू के रस और खाने का सोडियम बाइकार्बोनेट को जो रखा था, अभिक्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना था, जिसे चूने के पानी से दूधिया कर दिया था। अभिक्रिया 3 में पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता था, जो सुलगती हुई अगरबत्ती क्या होता था? सुलगती हुई अगरबत्ती और लौ के साथ जलने लगती हैं। अब क्रियाकलाप 4 में अभी जो पढ़े, कॉपर सल्फेट का विलयन चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करने पर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। इसे गर्म करने पर कॉपर हाइड्रोक्साइड और काला अवक्षेप बचता है। देखिए, वह परिवर्तन, ये अभी चारों में पढ़ लिए। अब देखते हैं नीचे, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थ बनता है उसे क्या बोलता है? रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। क्या करता है? केमिकल चेंज बोलता है उसको, रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया के बाद नए पदार्थ हो जाता है, इसलिए इस परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी क्या कहा जाता है? क्या बोलता है? केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है इसको, मतलब अधिक पदार्थ बन जाता तो। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक हो, जिससे बहुत चीज़ बनता है। जैसे देखिए, औषधि बनता है रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया, औषधि, दवाइयाँ रासायनिक अभिक्रिया श्रृंखला के उत्पाद होता है। और होता है क्या? और होता है इसके अलावा प्लास्टिक आदि जैसे पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया से बहुत सी चीज़ भी बनाया जाता है। जैसे देखिए, रासायनिक परिवर्तन नए पदार्थ बनने के साथ साथ निम्नलिखित घटनाएं भी हो सकती हैं: ऊष्मा, प्रकाश, किसी अन्य प्रकार के विकिरण बाहर निकलना अथवा अवशोषण होना, यह सब, ध्वनि उत्पन्न होना, मतलब बुलबुला होना, गंध में परिवर्तन अथवा कोई नई गंध का बनना, जैसे रंग में परिवर्तन हो सकता है, किसी गैस का बनना, यह सब हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया से। देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया कुछ उदाहरण देखें। जैसे देखिए, कोयला, लकड़ी, पत्तियों का जलन रासायनिक परिवर्तन है। मतलब रासायनिक परिवर्तन पहले बताया, रासायनिक परिवर्तन उसको बोला जाता है जो पुनः मूल अवस्थिति में नहीं आ सकता है। इससे कोयला या लकड़ी जल जाएगा तो पुनः वह लकड़ी बन नहीं सकता, उसको बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। पटाखे का विस्फोट, अन्य रासायनिक अभिक्रिया। ये वायु प्रदूषण भी इससे होता है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है तो सड़ गल जाती हैं, इसमें दुर्गंध आने लगती है। ये सही परिवर्तन भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये पुनः आ नहीं सकता है। काटने के बाद, देखिए, सेब को काटने के बाद तत्काल खाए जाए तो उससे कटे हुए टुकड़े में भूरे रंग हो जाते हैं। क्या आलू और बैंगन को काट कर छोड़ देने पर भी टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं? ये भी किसमें? अभिक्रिया के कारण ही होता है। काले भूरे रंग नए पदार्थ बन जाते हैं। कटे फल और सब्जी को पानी में डालकर हिलाया जाए। क्या कटे फल और सब्जी पानी में हिलाकर धोने से कटे सतह को उत्तक का हवा को ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं हो पाते हैं, जिससे इसका भूरा रंग नहीं हो पाता है। मतलब उसको हिलाकर पानी धो खाना चाहिए, तब रासायनिक अभिक्रिया से मतलब कोई प्रभाव नहीं होता है, ये बताना चाह रहा था। नहीं तो वो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण उसका कलर चेंज हो जाता है। देखिए, आप लोहे के चाकू से फल एवं सब्जी को काटिए और देखिए कि भूरे रंग कितनी तेजी से बनता है। ऐसी प्रत्येक स्थितियां रंग के परिवर्तन वास्तव में किसी पदार्थ अथवा पदार्थ के बनने के कारण होता है। ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ये भी है। लोहे पर भूरा लाल पदार्थ जंग, इसको जंग को अंग्रेजी में क्या बोलता है? रस्ट बोला जाता है। जंग को अंग्रेजी में बोला जाता है रस्ट। मतलब उसमें कैसे जंग लगता है उसको देखेंगे आज। देखिए, आप चापाकल, नट, खिड़की, छड़ आदि पर भूरा लाल रंग पदार्थ जमा देखे होंगे। इस लाल पदार्थ को ही जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। ऐसे परिवर्तन
यह एक ऐसा परिवर्तन है जिससे लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है, मतलब उसको वजन उसका घटा देता है। वजन उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। चूँकि लोहे का उपयोग पुल, जहाज, ट्रक, कारखाने आदि के ढांचे बनाने में, ट्रक, कारखानों आदि के ढांचे बनाने में तथा अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण ये आर्थिक हानि भी लगने के कारण होने वाले आर्थिक हानि भी बहुत अधिक होता है। मतलब इस समय जंग नहीं लगता। और देखेंगे जंग लगने के लिए ऑक्सीजन, देखिए कोई भी चीज़ में अगर जंग लगता है, रस्ट लगता है, उसके लिए क्या क्या ऑक्सीजन और पानी का होना आवश्यक है, तभी उसमें जंग लग सकता है। अब देखिए उसमें पहले और तीसरे बोतल में कील में कोई प्रभाव नहीं पड़ जाए, दूसरे बोतल में कील पर जंग लगता है। पहले और दूसरे बोतल में जंग क्यों नहीं लगता है, परंतु दूसरे बोतल में जंग लगता है? क्योंकि पहले और दूसरे में नमी और ऑक्सीजन का अभाव होता है, इसीलिए नहीं लगता है। लेकिन दूसरे और तीसरे बोतल में क्या होता है, नमी और जल आता है, इसीलिए उसको जंग लग जाता है। मतलब जंग लगने के लिए उपस्थित क्या होना चाहिए, नमी और वायु होना चाहिए, इसी तब वो जंग लग सकता है। ठीक, देखिए समुद्र तट के निकट लोहे में जल्दी जंग लगता है, क्योंकि लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब जंग देखिए इतना, जब जंग लगने पर कितना हानि पहुंचाता है आयरन लोहा सबको, उसके बचाने के लिए मतलब क्या, उसको बचाने के लिए उपाय होगा कुछ। अब देखिए उसको कैसे रोकथाम करता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे जंग को रोकने हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब जंग को रोकने का उपाय बताए थे कि लोहे में, मतलब जंग जो लगता है लोहे में की वस्तुओं में ऑक्सीजन अथवा जल की उपस्थिति संपर्क में दोनों रहता है, तब देखिए जब क्या होता है ऑक्सीजन अथवा जल उपस्थित रहता है तब उसमें जंग लगता है। अथवा दोनों को संपर्क से बचा, अगर नहीं रहेगा संपर्क, लोहा मतलब वस्तु में ऑक्सीजन और जल नहीं रहेगा तो उससे क्या होता है, उससे रस्टिंग जल लगने से बचाया जा सकता है। देखिए और भी उपाय होता है, लोहे को जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जसत लेपन, इसे गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। इससे भी जंग लगने से इसको रस्ट से बचाया जा सकता है। दूसरा नियम क्या है, स्टेनलेस स्टील लोहे को कार्बन और क्रोमियम, निकेल अथवा मैग्नीज ऐसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, ये भी जंग रोधी होता है। ये सब क्या है, जंग से रस्ट से बचने का उपाय है किसी भी पदार्थ को, लोहे पदार्थ को। देखिए नेक्स्ट अब पढ़ेंगे क्या, रवाकरण, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। आप जानते हैं कि साधारण नमक को समुद्र के वाष्प द्वारा प्राप्त किया था, मतलब समुद्र के जल को जब वाष्प बदल दिया था गर्म करके, तो उससे क्या बनाता है, साधारण नमक बनाया था, NaCl। इसको क्या बोला था, NaCl, साधारण नमक को बोला जाता है NaCl। तो देखिए प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार होने वाले नमक शुद्ध नहीं होता है, मतलब ये शुद्ध नहीं होता है। उससे रवा मतलब क्रिस्टल छोटे होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक को रवा के आकार और स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। यद्यपि किसी पदार्थ को शुद्ध अथवा बड़ी आकार में रवा उनके विलयन से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को रवाकरण कहा जाता है। क्या कहलाता है, इस प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। क्या रवाकरण में कोई अन्य पदार्थ बन सकते हैं, इसको हम देखना। क्रियाकलाप 6 को देखते हैं। देखिए ये शिक्षक की उपस्थिति में किया जाए, मतलब ये जो बोल रहा है यह अभिक्रिया शिक्षक की उपस्थिति में करना। एक शीशी में लगभग 1/3 पानी लीजिए, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जब जल उबलना प्रारंभ कर दे तो इसे धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण लगातार चलाते हुए मिलाएं, मतलब उसको मिलाते रहना। कॉपर सल्फेट के चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट घुलना संभव हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, उसे ठंडा होने दीजिए। मतलब उसमें क्या होता है, जितना भी पदार्थ घुल जाएगा तो उसको क्या, घुलने के बाद जो मतलब मिनरल्स रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा। उसको छनने के बाद क्या होगा, जो उसका रवा मतलब ठोस पदार्थ होगा जो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा। वो जो मतलब ज़्यादा जो मतलब पतला रहेगा उसमें फीका वो ऊपर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, कॉपर सल्फेट का रवा उसमें प्राप्त होगा। देखो ठंडा होने दीजिए, जब विलयन ठंडा हो रहा है तब उसमें हिलाना डुलाना या अन्य किसी प्रकार ना करें।
क्योंकि तब वो नीचे में जो रवा होगा वो बैठ नहीं पाएगा। कुछ समय के बाद विलियन को देखिए, आप क्या आपको कॉपर सल्फेट के रवा दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए, उसके बाद क्या होगा, वो रवा दिखने लगेगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखिए क्रियाकलाप 7 पढ़ना है, इसमें क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा है। एक शीशी में 5 ml पानी डाल लीजिए, इसमें 1 ग्राम फिटकरी डालिए। फिटकरी पानी में नहीं घुलती है तो शीशी को गर्म कीजिए। मतलब ऐसे डालने पर तो नहीं घुलेगा, जब इसको गर्म करेंगे और फिटकरी घुलने की, इस शीशी को पानी से भरे एक बर्तन में ठंडा होने रख दीजिए। 1 घंटे के बाद बोतल को ध्यान से देखिए। 1 घंटे के बाद ध्यान से देखिए, जब फिटकरी के रवा नहीं बना तो फिटकरी के एक छोटे टुकड़े धागे के सहारे फिटकरी के विलयन में लटका दें। फिटकरी के रवे का बनना देखिए, जब यह घोल में फिटकरी के रवे बाहर निकले, रवे का आकार कैसा है? लटके हुए फिटकरी के टुकड़े के आकार में कोई परिवर्तन हुआ? फिटकरी के टुकड़े जो पदार्थ फिटकरी के टुकड़े के आकार में कोई परिवर्तन हुआ? फिटकरी के टुकड़े जो पदार्थ जमा हुआ, क्या फिटकरी का रवा पहले से ज़्यादा शुद्ध या साफ है? देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जब उसको गर्म करने के बाद इसमें इसका ये कण है, क्या ये फिटकरी का कण ही इसमें घुला हुआ है, यही सब ये दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो है फिटकरी का क्या है, कोई अन्य पदार्थ नहीं बना है, मतलब इसमें दिखा रहा है कोई अन्य पदार्थ नहीं। कॉपर सल्फेट और फिटकरी का बदला ही रूप है। और ऐसा क्रियाकलाप को सोचिए और कोई अन्य पदार्थ लीजिए, मतलब इसमें जो क्या इसको जो गर्म कर रहा है तो ये क्या रहा है, यही घुल के यही इसमें दिख रहा है, क्या है ये कॉपर सल्फेट, मतलब बल्कि ये कॉपर सल्फेट और फिटकरी का ही रूप बदल जाता है, इसीलिए ऐसा दिखने लगता है। अब देखेंगे दूसरा क्रियाकलाप 8 देखेंगे। देखिए क्रियाकलाप 8 में जो ये दिखाना चाह रहा है, क्रियाकलाप 8 में कुछ नहीं है, इसको क्या दिखाना चाह रहा है, गुब्बारे में भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन उसको बोला जाता है जिसको परिवर्तन के बाद पुनः मूल रूप में आ सकता है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे देखिए ये बैलून को पहले फुलाया तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन भरा है, जब इसको निकाल देते तो मूल अवस्था ऐसे हो जाता है। देखिए अभी पहले कैसे था, पहले तो ऐसा ही था, लेकिन इसको हवा देने के बाद ऐसा हो गया, लेकिन इसको हवा निकालने के बाद ये फिर पुनः ये मूल स्थिति में आ गया, इसीलिए इसको भौतिक परिवर्तन बोला जाता है, रासायनिक परिवर्तन में नहीं आता है। यही ये बताना चाह रहा था, ये आपको समझ में आया होगा ये भौतिक परिवर्तन किसको बोला जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए लास्ट में एक क्रियाकलाप कौन सा है हमारा, क्रियाकलाप 9 है, इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, जल की अवस्था में परिवर्तन, मतलब इसको कैसे परिवर्तन, आप घर में पतीले में चावल पकाते हुए देखा होगा, क्या चावल पकने के दौरान आपको पतीले से भाप निकलता दिखाई देता है? जरूर निकलता है, ऐसे भाप निकलता है, दिखाई देता है। क्या आपको पतीले के ढक्कन के भीतर सतह पर जल की कोई बूंद दिखाई देती है? आपने देखा कि क्रियाकलाप में गुब्बारे का आकार एवं आकृति में परिवर्तन होता है और दूसरा क्रियाकलाप में जल की अवस्था में परिवर्तन होता है। ये इस प्रकार भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब क्या होता है, ये जो होता है हो रहा है क्या, इसको भौतिक परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। जैसे इसमें जल है, जल क्या होता है, बाष्प बन के ये ऊपर आ रहा है, बाष्प बन के जब ऊपर हो रहा है, जब ये कॉन्सेंट्रेशन का क्रिया होगा तो ये क्या होगा, फिर ये जल का रूप ले सकते हैं। ऐसे देखिए कहीं पे खाना बना रहे बाष्प ऊपर जब वहाँ पर हाथ डालने पर देखिएगा उसमें पानी की तरह, नमी की तरह आ जाता है, तो क्या उसमें वही भौतिक परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है, न कि रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन के आकार एवं आकृति और रंग अवस्था जैसी भौतिक गुण परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, क्या होता है, ये मूल पदार्थ ही रहता है, उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसको क्या बोलता है, भौतिक परिवर्तन। देखिए अब ये जितना भी था इसका थ्योरिकल पार्ट उसको हम बता दिए। नेक्स्ट है अब इसका अभ्यास प्रश्न, तो उसको हम देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में देखिए, इसमें देखिए अभ्यास प्रश्न में पहला क्या है, अभ्यास प्रश्न में रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए बोल रहा है देश से देखिए इसमें बोल रहा है देश से गैस सुलगती हुई
दिया सलाई में जलने में मदद करता है। कौन? कोई भी चीज़ को जलने के लिए कौन मदद करता है? तो ऑक्सीजन। कौन करता है? ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ को डैश रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसमें रासायनिक परिवर्तन में होता है, भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक में तो मूल्य रहता है। खाने के सोडा का रासायनिक में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ प्रभावित किया जाता है तो कौन सा बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बोलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए अब इसमें बताना है कौन सा परिवर्तन है। जैसे चूर्ण को पुनः बदलना, मतलब ये भौतिक परिवर्तन। चौक चूर्ण में बदलना। अगर चौक को चूर देते हैं तो क्या होता है? मतलब महीन करने के बाद पुनः उसको मतलब गीला करके चौक बनाया जा सकता है। उसमें कौन सा परिवर्तन हो गया? ये भौतिक हो गया। मोम का पिघलना, इसमें भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक और रासायनिक दोनों होता है, लेकिन मेन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। भोजन का पचना, रासायनिक बता दिए, क्योंकि भोजन पचने के बाद पुनः भोजन प्राप्त नहीं किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण, ये कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर पतला पत्र बनाना, ये भौतिक परिवर्तन होता है। पत्थर को फिर मोड़ने पर क्या होगा? एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा। जल में क्या है? जल में शक्कर को घोल, ये भी भौतिक होगा। जब जल में शक्कर को घोल देंगे उसको फिर क्या करेंगे? सुखाएंगे तो क्या होगा? फिर उसमें शक्कर निकाला जा सकता है। तो ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। कोयले का जलना, ये रासायनिक है। कोयला जलने के बाद पुनः कोयला प्राप्त नहीं हो सकता है, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन। रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ का जलना, ये भौतिक परिवर्तन होता है। जब रवा करने के बाद घोलने के बाद ये भौतिक परिवर्तन होता है, पुनः वो मूल अवस्था में आ सकता है। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट में सत्य और असत्य में बोल रहा है, इसको देने के लिए आंसर। जैसे लकड़ी के लट्ठे के टुकड़े को काटकर एक रासायनिक परिवर्तन। हाँ, रासायनिक परिवर्तन है, ये गलत है। रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी को काटा है, न कि जलाया है, तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पत्तियों का खाद बनाना भौतिक परिवर्तन नहीं। खाद भौतिक परिवर्तन में पुनः वो बन सकता है, लेकिन खाद बनने के बाद पुनः वो पत्ता नहीं बन सकता, इसीलिए वो सत्य हो जाएगा। ठीक। जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगता है। हाँ, नहीं, ये सत्य है। जो मतलब जसत लेवन करने के बाद क्या होता है? उसमें जंग नहीं लगता है। मैग्नीशियम के फीते में मोमबत्ती की लौ के पास ले जाने पर चमकता श्वेत प्रकाश के साथ जलता है। हाँ, ये सत्य है, जलता है। मैग्नीज ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, ये सत्य है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये 4, 5, 6 ये सब हम वीडियो में प्रोवाइड कर देते हैं। आप जितना भी क्वेश्चन है आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या तो रोक के लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर और कोई सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जहाँ पे गलती हो उसको भी कमेंट में ज़रूर एक्सप्लेन मतलब बताइएगा, तभी तो पता चलेगा कहाँ पे क्या गलत हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।